हेलो बच्चों, मैं रोहित सर इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर अपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार को 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल ले। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मैंने सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहाँ स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़ी मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। यानी इतना सिकड़ा हुआ था, इतना छोटा था कि उन बड़े बच्चों को वहां पर बैठने को नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई चित्र वहां पे रखा हुआ है। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा। बई जरा सोच तो, अभी इनमें इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। तो अभी हम यहाँ तक समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो 2 मोर लेके घर पर जा रहा है। एक मोर है, एक मोरनी है, और उस पिंजड़े में वो दोनों बैठे हुए हैं और अभी उस पिंजड़े को उन्होंने गाड़ी में रखा है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। मतलब लोग कहने लगे कि वो क्या है, वो मोर नहीं है, तुझे फंसा दिया है, वो तितर है। तो ठगना मतलब फंसाना। तो इससे वो जो लेखक है वो भड़क गए और वो कहने लगे कि ठीक है, मोर नहीं है तो क्या हो गया, देखते हैं आगे क्या होता है। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अतः अंत में इस
लुका छुपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते। फिर मतलब जहाँ पर रद्दी रखी हुई थी, रद्दी यानी जो जूने पुराने पेपर्स होते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना घर बना लिया, वहाँ पर वो रहने लगे। फिर अस्वस्थ हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक अभिवृत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। मतलब बिल्ली जो है वो क्या करती है, पक्षियों को पकड़कर मारती है, तो इसलिए बिल्ली से दूर रखा गया है इनको। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐसे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य हो कही जाएगी। मतलब जब बिल्ली ये देखेगी कि जो जहाँ पर लेखक बैठते हैं वहाँ पर मोर आके बैठ रहे, तो शायद उसको अभिमान, मतलब उसको गुस्सा आ जाए कि ये मेरी मालिक के कुर्सी पर जाके बैठते हैं राजाओं के जैसे, तो उसको गुस्सा आ जाएगा। और असह्य मतलब वो शायद कुछ कर देगी, उनको मार देगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने में के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसे ही कुतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जैसे कि जब उन्होंने बड़े से पिंजरे में जब उन दोनों पक्षियों को लेखक ने डाला, तो सब वहाँ पर, जैसे कि घर पे कोई नया व्यक्ति आता है या नई दुल्हन आती है तो सब उसको देखने चले जाते, तो उसी तरह उस बड़े पिंजरे में ये हाल हो चुका था कि सब लोग उनको ही देख रहे थे। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगु की रागिनी आलापने लगे। तो जो कबूतर थे वो खुश होकर उनके इर्द गिर्द दौड़ने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसी छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली बाती देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः और रंगमय था, जैसी इल्ली से तितली का बनना। इल्ली से मतलब कैटरपिलर से तितली बनना। मोर और सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई थी। मतलब मोर के सिर, मतलब उसके सर पे जो कलगी होती है ना, मोर के सर पर जो क्राउन जैसा होता है, छोटे छोटे से बाल होते, वो बढ़ने लग गई थी। चोंच अधिक बंकीम और पैनी हो गई थी, मतलब और अच्छे से चोंच बड़ी हो रही थी धीरे धीरे। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ धूती झलकने लगी। मतलब उसकी आंखें जो है वो धीरे धीरे नीली रंग की होने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में छुप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। इसका मतलब है जो उसकी जो मोर को जो उसका जो पिछला हिस्सा होता है जो उसको पसारता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसमें अलग अलग तरह के रंग भरने लग गए हैं। दक्षिण वाम दोनों पंखों से सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगा। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं की इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने
एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। तो यहाँ पर लेखक जो है वो उस मोर के बढ़ने का वर्णन कर रहे हैं। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा, भंगिमा का अर्थ होता है मुद्राएं, मुद्राएं मतलब पोस्चर, जो हमारे हम खड़े रहने का तरीका होता है, उसी तरह उसको हम भंगिमा कहते हैं, एक अलग से ढंग में खड़ा रहना। तो मोर उस विशेष भंगिमा में खड़ा होता था। के साथ उसी नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी छुपछाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। तो मोरनी जो होती है वो मोर के जैसी, उनके पंख, उनके बड़ी सी पूंछ नहीं होती, या तो उनके ऊपर सर के ऊपर कलगी नहीं होती, फिर भी उसका जो गर्दन होती है वो लंबी होती है, और वो उनकी जो कलगी जो होती है वो चंचल होती है, और जो उनके पंख होते हैं वो श्याम श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद रंग के होते हैं। तो इस तरह से उस मोरनी का भी वर्णन किया गया है, और लेखक कहते हैं कि वो एक योग्य सहचारिणी, सहचारिणी मतलब उसकी पार्टनर, मोर की पार्टनर मोरनी बराबर बन रही थी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो नीलकंठ की जो मोर है उसकी जो छाया, छाया यानी उसकी जो छाव है, उसकी मतलब मोरनी जो थी हमेशा मोर के साथ रहती थी, इसलिए राधा जैसे कृष्ण के साथ होती थी हमेशा, है ना। तो उसी तरह उसका नाम भी रखा गया राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते, मतलब जैसे जब तक वो चिल्लाते नहीं, उन्हें अधर में लटकाए रखता था। मतलब चोंच, कान पकड़ के चोंच से उठाता था तो और लटकाए रखता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में छुआवल सा खेलते रहते थे। मतलब जो छोटे खरगोश थे, उनके जैसे कि मोर उनको उठाता था अपने चोंच से उनके कान को पकड़ के, तो कभी कभी उनके कानों में जो जख्म होती है वो भी हो जाती थी, पर फिर भी वो फिर बाद में वो लोग उस मोर को गुस्सा नहीं दिलाते थे और उसके साथ खेलते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी, और वह पूछ पंख समेटकर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप के फन के पास पंजों को दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से
तो आया, परंतु निश्चेष्टा सा वह पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। मतलब वो चिल्लाई तो सबको पता चला कि कुछ गड़बड़ है। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, 2 खंड मतलब 2 टुकड़े कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। उष्णता मतलब गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ गया। अभी कार्तिकेय कौन है यहाँ पर? जो गणपति होते हैं ना, उनके भाई का नाम है कार्तिक। तो उनका जो आसन है, उनकी जो वाहन है, वो है कौन है? मयूर। मयूर का अर्थ होता है मोर। मयूर लोकप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों के सांवली छाया में अपनी इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के सामने नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाई ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। मतलब जो राधा थी वो क्या करती थी? नीलकंठ के इर्द गिर्द घूमती रहती थी और उसके पास ही रहती थी। तो ये यहाँ तक हम करेंगे और उसका अगला भाग जो है हम भाग 2 में समझेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया। धन्यवाद।